80 साल पुरानी ये कंपनी जिसने पिछले 10 साल में लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हुए आ रही है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। और साथ ही साथ पिछले 10 साल में इन्होंने अपना 90% का डेट ऑलरेडी ये लोग ने क्लियर कर चुका है। क्या ये आपको इतना सब सुनने के बाद, क्या ये आपको एक मल्टी बैगर जैसी कंपनी साउंड नहीं कर रही है? तो ये तो सिर्फ हम लोग ने कुछ ही सिर्फ अच्छी बात करी है। इस कंपनी के बारे में हम लोग और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोग जानेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जहाँ पर कंपनी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। ठीक है। तो अभी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देता हूँ। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, अगर आप लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट तक अगर फिबोनाची प्लॉट करोगे तो आप देखोगे फिलहाल 0.5 के लेवल पर से इसने सपोर्ट लिया है और 0.3 का लेवल के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। जो सपोर्ट का जो लेवल है वो 4058 का है, जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 4650 का। इसके पहले भी आप देखोगे फिबोनाची को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने रिस्पेक्ट करा था। 0.6 के लेवल के थोड़ा सा ही ऊपर से सपोर्ट लेके इसने एक अच्छा अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था। और जो इधर जो पैटर्न था वो भी काफ़ी अच्छा एक फ्लैग एंड पोल जैसा एक पैटर्न दिख रहा हुआ, तो वो टाइम पे दिख रहा था। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट इसने इसी साल अप्रैल मई में करा था। ठीक है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न, जो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, तो ये जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चार्ट लग रहा है। अभी हम लोग और भी दो चार चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आप देखोगे इसके पहले मतलब एक बार भी अभी तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया था। जो सबसे पिछली बार जब रिसेंट टाइम में 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था वो था जून 2020 में। ठीक है। मार्च 2020 में नीचे आया था, बट जून 2020 तक नीचे था और उसके बाद फिर अच्छा खासा ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू करता गया। उसके पहले अगर आप देखोगे तो कभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो नहीं आया पिछले 14-15 साल में तो। ठीक है। तो इससे पता चलता है, मैंने काफ़ी पिछले वीडियोस में भी मैंने डिस्कस करा है कि जब भी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आती है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो इसका ये मतलब होता है कि वो लोग जो अपने बड़े मूविंग एवरेज को ना एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उधर से बाउंस बैक करने की कंपनी के पास प्रोबेबिलिटी अच्छी है, पॉसिबिलिटी अच्छी है। और यूजुअली जो अच्छी कंपनी रहती है ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, तो वो लोग का यूजुअली ऐसे 50 डे या 200 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज फिर भी एक बार ब्रेक हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी में, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी देख लो। बट 200 डे मूविंग एवरेज हो गया जो किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस है, उसके नीचे कंपनी यूजुअली ज़्यादा जाती नहीं है। एक हाथ दो बार कभी चली गई तो चली गई, या कोई एकदम मेजर कोई ऐसा क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया तभी चली गई तो चली गई। अब ऑब्वियसली अभी ये 2020 में गई थी, तभी 2020 में तो कोविड का टाइम चल रहा था। आप देख सकते हो मार्च के टाइम पे ये नीचे गई थी, तो मार्च के टाइम पे ही इंडिया में कोविड का इतना ज़्यादा वो आ गया तो इतना बड़ा फॉल आया था। बट अगर आप देखोगे जो मार्च के टाइम पे भी जब ये वाला फॉल आया था, हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंट इधर से फॉल करा था। इसका जो वो टाइम का जो हाई था उधर से लेके 46% का फॉल दिखा दिया था। अब उसके बाद से डेफिनेटली कितना अच्छा ग्रो करा है आप देखोगे। जून 2020 में इसका भाव था 740 के आसपास और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 6400 पे। ठीक है। तो 9 गुना कंपनी ने ग्रोथ दिया, 9 टाइम्स। ठीक है। 9% नहीं, 9 गुना। तो मतलब अगर आपने वो 10 रुपये में क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई 10 रुपये की चीज़ ली है तो 4 साल के अंदर 90 रुपये की हो गई। इतना 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 ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिला है। ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाय द वे, मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। आपको 50 डे, 200 मूविंग एवरेज, गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर, सबका इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने वीडियो बना के रखा है, ऊपर आपको आई कार्ड पर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो जाके। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर एक और एक चीज़ बात करें ना, इसके अंदर टेक्निकली सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती है। एक, या तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो जो कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, उसका चार्ट भी यानी कि जो प्राइस है वो भी ग्रो करता हुआ जा रहा है। ठीक है। या तो ऐसी दूसरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो जो कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी लग रही है बट फिलहाल उसका प्राइस आपको सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। तो वैसी कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। मतलब दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं जब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ बड़े लंबे टाइम के लिए, तो मुझे हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसी कंपनी पसंद आती है। बाय द वे, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा गाइस कि ये सुप्रीम इंडस्ट्री है ना, मेरे अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ना मेरे वॉच लिस्ट में है,
ये हमारे चैनल पे एक ब्रूटल भाई करके है, उन्होंने पिछले वीडियो में जो मैंने बजाज फाइनेंस वाला शायद वीडियो डाला था या ब्रिटानिया वाला वीडियो डाला था, उसके अंदर ब्रूटल भाई ने कमेंट करा था कि अगला वीडियो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर चाहिए। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बट इससे आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आएगा कि आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे और रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी होगी इस चैनल पर। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, क्या और एनालिसिस चाहिए। आप वो कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेल नोटिफिकेशन घंटी भी बजा देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो मेरे रडार में है नहीं, बट मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अगर आप फंडामेंटली अच्छी स्ट्रांग कंपनी है, तो जब भी थोड़ा सा करेक्शन आता है ना मार्केट में, तभी हम लोग को इन्वेस्ट करने का ज़्यादा एक सेंस सेंस बनता है। ठीक है, लॉजिकल सेंस बनता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था, अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है भी, जो हम लोग आगे देखेंगे अगर फंडामेंटली अच्छी है या नहीं है जो भी है, तो अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा रहता, तो अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो भी मेरा पैसा लॉस में है ना। अगर आप देखोगे टॉप से, मतलब मैं अगर यहाँ पर अगर मैं ये इधर से इधर अगर जाऊँ, जो इसका क्लोजिंग था 28% नीचे है, 27-28% अपने हाई से अभी तक नीचे आ गया है। तो मेरा ऑलरेडी 28% पैसा लॉस हो गया, तो मेरा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होकर भी मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा, समझ रहे हो। बट अगर मैं यहाँ पर ही, अगर जहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस, अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ, अगर वहाँ से अगर अपने ऑल टाइम हाई पर भी चला गया, जो उसका जो क्या कहते हैं साढ़े साढ़े 6,000 रुपये का, अभी 4,500 के आसपास कंपनी ट्रेड करी, तो मेरा मोटा मोटी मुझे 50% के आसपास तो गेन मिल ही जाएगा, 40-50% के आसपास का गेन। और उसके ऊपर ऑब्वियसली और आगे जा सकती है या नहीं भी जा सकती है, समझ रहे हो तुम। तो मुझे जो क्या कहते हैं मेरा जो अर्निंग पोटेंशियल है वो मैंने बढ़ा दिया, और जो मेरा रिस्क पोटेंशियल है उसको मैंने कम कर दिया। तो ये हम लोग को चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसा मार्केट में क्रैश आता है, या जैसा अभी निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आई है पिछले 2-3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, तो जब भी ऐसे गिरावट आती है उस टाइम पे ना हम लोग को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढनी चाहिए। और जब भी मार्केट में तेज़ी आती है, यानी कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चालू रहता है, सब बुल रन चालू रहता है, तभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। बट जब ऐसी जो ऐसा फॉल आता है ना मार्केट में, एक बेरिश सेंटीमेंट आता है, जब सेलिंग आती है, तो तभी हम लोग को हमेशा ऐसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से कंपनीज ढूंढनी चाहिए, जिधर हम लोग को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा कि फिबोनाची का 0.5 और 0.3 के लेवल पर है, और 0.6 के लेवल के ऊपर ऑलरेडी इसने फिबोनाची को रिस्पेक्ट दिया, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि फिबोनाची को रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है। और पिछले 3 हफ्ते से भी एक कंसोलिडेशन के रेंज में ही है मेरे हिसाब से। मुझे क्या लगता है कि ये और कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है, फिर उसके बाद अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक कर सकता है। अगर डाउनसाइड ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं बुरा हो जाएगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक ऐसा एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना सकता है। ठीक है, बट अगर अपसाइड ब्रेक करेगा, मान लो जैसे इधर अगर कंसोलिडेट किया, फिर अगर अपसाइड ब्रेक करेगा, तो हम लोग का जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वाला जो भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके हिसाब से एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला एक पैटर्न बन सकता है डेफिनेटली। बाय द वे फिबोनाची के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे से डिटेल में फिबोनाची के ऊपर मैंने बताया कि फिबोनाची कैसे काम करता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मतलब अगर मैं सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से देखूँ तो इतना ज़्यादा मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, क्या कहते हैं लेवल्स के हिसाब से, जब तक जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होगा, जो अभी क्लोजिंग है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और जो इसका पिछले हफ्ते का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा, तब तक तो मैं एंट्री बनाने की सोच नहीं सकता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक जोन है, अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर दूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक ये जोन है जहाँ पर पिछला रेजिस्टेंस भी है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है, और पिछले हफ्ते का भी रेजिस्टेंस है। तो जब वो ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं फिर मुझे वहाँ पर मोमेंटम मिलता हुआ दिख सकता है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलूँ, तभी ही मुझे ये इतना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, रादर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे फिलहाल ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बट जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे हम लोग के रेजिस्टेंस के लेवल, तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर हम लोग, अब मैं सोच सकता हूँ कि हम लोग का एंट्री लेना है नहीं लेना है। अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा, फिलहाल ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, आगे होगी नहीं होगी वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में ना हम लोग को और ज़्यादा कंपनी के बारे में समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, और कंपनी ग्रो कर सकती है कि नहीं ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है मैं स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ करता हूँ, तो स्क्रीनर वेबसाइट पे हम लोग आ गए। इसका जो अगर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 60,000 करोड़ का है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी ही है ये। 4.5
4,650 इसका करंट मार्केट प्राइस है, इसका हाई और लो ऑलरेडी दिया है। डिविडेंड यील्ड 0.65 का है, बुक वैल्यू 370 के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू से ये आराम से 12-13% के आसपास में, 12-13 टाइम्स के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। पीई 58 का है, मार्केट का पीई 34 का है। डेफिनेटली पीई थोड़ा सा ज़्यादा हाई चल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हाई पीई वाली कंपनी बेकार होती है या ओवर वैल्यूड होती है, ठीक है। डेफिनेटली मैं पीई के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि पीई और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर वीडियोस में लेके आ जाओ जल्दी, तो कमेंट कर देना। मुझे मालूम है ब्रूटल भाई ने ऑलरेडी कैश फ्लो के ऊपर बोला था वीडियो बनाने के लिए, और मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी बनाऊंगा। होपफुली ये साल ख़त्म होने से पहले वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आर अगर हम लोग देखेंगे तो 31% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। आर भी 23.5 का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। प्रमोटर होल्डिंग्स अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग्स 48.8 का है, यानी कि 50% से भी कम है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि भाई क्या बेकार सी कंपनी है, ठीक है, कि प्रमोटर्स तो अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग कभी नहीं देखना चाहिए, प्रमोटर्स के साथ साथ एफ और डी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अभी सबसे अच्छी बात बताओ इसके अंदर क्या है, ये आप देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि ना के बराबर है। ये डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। इस बात का हम लोग को ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभी अगर हम लोग कंपनी की बात करेंगे तो मैं पहले इधर रीड मोर पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखोगे कि ये कंपनी का इधर ना ये लोग क्या क्या बिजनेस में है। प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट में है, पैकेजिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट में है, ठीक है। तो अगर इसका मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में, अगर मैं इतना बिना पढ़े, मतलब मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा है बट आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर मैं आपको सीधी साफ भाषा में अगर समझाऊँ, तो प्लास्टिक पाइप मतलब क्या होता है ना, कि जो भी हम लोग के घर पे जो प्लास्टिक के जो पाइप्स सब रहते हैं, वो वाले पाइप। अगर आप मानोगे नहीं, मैंने जब एस्ट्रल पाइप्स वाला जो वीडियो बनाया था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रल पाइप्स का कॉम्पिटिटर ही है, अगर मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूँ तो। एस्ट्रल पाइप्स का जब मैंने एक वीडियो बनाया था, तभी मैंने वहाँ पर बताया था CPVC PVC पाइप्स होते हैं। तो तभी मैंने आपको एक पाइप बताया था कि जिसके ऊपर ऐसे एक लाल कलर की एक लाइन होती है, ब्लू कलर की एक लाइन होती है, वो टाइप्स वाली पाइप। बाय द वे एस्ट्रल पाइप्स का वीडियो भी आप जाके देख लेना, उसके ऊपर भी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, तभी मैंने एक्चुअली अपने घर में नोटिस करा, और मेरे घर के किचन में भी सुप्रीम इंडस्ट्री का ही पाइप लगा हुआ है। एंड सच बोलूँ तो मैंने कभी ये नोटिस नहीं करा था। मैंने मतलब वीडियो बनाते बनाते मैं जस्ट किचन में क्या पानी पीने के लिए, तब मुझे नोटिस वगैरह, तो सुप्रीम का ही मेरे घर पे भी पाइप लगा हुआ है। तो इसके लिए फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया कि भाई कंपनी के बारे में और समझना चाहिए, रीड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपनी के मार्केट शेयर की बात करेंगे पाइपिंग इंडस्ट्री में, तो 15% का लगा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है, और ओवरऑल मार्केट में 11% का है मार्केट शेयर। अभी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है, उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, अगर आप गूगल भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। पैकेजिंग प्रोडक्ट सेगमेंट, यानी कि जो भी पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो प्लास्टिक के ऊपर एक पन्नी सी बनती है, वो हो गए। टिफिन बॉक्स वो सब जो होते हैं ना, जैसे जोमेटो सब पे हम लोग को टिफिन आते हैं, वो सब वाले हो गए। तो वो सब का भी ये लोग काम करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट क्या होता है, अभी जैसे ये लोग के सबसे पहले आप क्लाइंट्स देख लो। क्लाइंट्स कौन कौन है लोग के, टाटा है, पैनासोनिक है, फियाट है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, डाइकिन है, सिम्फनी है, ठीक है। अभी ये लोग का क्या होता है ना, जैसे डस्टबिन हो गए, ठीक है, क्रेट्स हो गए। आप सब्जी सब्जी लेने जाओगे तो वो लोग के लाल पीले हरे कलर के, वो मालूम है, वो होते हैं फल फ्रूट वाले के पास जो एक क्रेट जैसा रहता है, तो वो सब ये लोग बनाते हैं। मतलब वो वाले प्लास्टिक में भी रहते हैं। अगर जैसे अगर आप टाटा पैनासोनिक, अभी पैनासोनिक ये लोग से क्या है, कौन सा प्लास्टिक लेगा। पैनासोनिक के फ्रिज आती है, वॉशिंग मशीन आती है, एसीज आते हैं, तो उसके लिए जो प्लास्टिक यूज होता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये लोग का ये एक और एक सेगमेंट है। तो ऐसे ये लोग के पास 4 सेगमेंट है। अगर हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें, तो कंज्यूमर यानी कि आपके और मेरे जैसे रिटेल लोग, हम लोग प्लास्टिक में क्या खरीदेंगे, हम लोग प्लास्टिक की चेयर खरीद सकते हैं, हम लोग प्लास्टिक की टेबल खरीद सकते हैं, स्टोरेज खरीद सकते हैं, मल्टीपर्पज़ स्टोरेज खरीद सकते हैं, ठीक है। बुक शेल्फ होता है, जूते रखने का सेट होता है, वो सब आप खरीद सकते हो, करेक्ट। बेड होते हैं प्लास्टिक के काफ़ी सारे, छोटे बच्चे अच्छे लोगों सब वाले, है ना। तो वो सब भी ये लोग करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेगमेंट में है, कि ऐसा नहीं कि अगर कल को इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर क्योंकि जैसे एस्ट्रल पाइप्स के बारे में हम लोग ने जब डिस्कस करा था, यूजुअली वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोग का ज़्यादा फोकस रहता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही वो लोग का ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है। तो
ऐसा नहीं कि इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड में इतना बिजनेस नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखोगे रेवेन्यू स्प्लिट में, तो 65% ये लोग का वहीं से आता है, प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से आता है। बाकी 35% ये 3 सेगमेंट से आता है। लेकिन कैसा है कि अगर कल को कुछ हो गया, जिधर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब काफ़ी ज़्यादा अगर रुक गया, तो एस्ट्रल पाइप जैसी कंपनियाँ जो भी स्पेसिफिक एक ही सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, वो लोग को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ये लोग को मालूम है कि अगर ये लोग का 65% अगर प्रॉफिट रुक भी गया, तो भी ये लोग 35% लोग अपना माल बेच ही देंगे। ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे भी मतलब ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन वो सब तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही। ठीक है। इंडस्ट्री में लोगों को अपने प्रोडक्ट्स भी तो बनाने, तो वो लोग को उसके लिए तो वो लोग अपने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद पैकेजिंग वैकेजिंग हो गई। काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, लोग खाना वाना खाएंगे, जोमेटो मेटो यूज़ करेंगे। बाय द वे जोमेटो के ऊपर भी वीडियो का, वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैं आपको एक और एक चीज़ बताना भूल गया, कि ये जो ये होता है ना, ये क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म प्रोडक्ट्स, ये कौन से वाले में, जैसे अगर आप डीमार्ट डीमार्ट में जाओगे, तो उधर आप, बाय द वे डीमार्ट का भी वीडियो है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हो। तो उधर अगर आप तेल वेल की थैली खरीदते हो, तो तेल की थैली के ऊपर जो प्लास्टिक होता है ना, तो वो भी यही होता है, वो क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये लोग के वो सब प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको डेफिनेटली वो इमेज भी बता दूंगा कौन सी क्या क्या है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये लोग के ऑलरेडी एक्सपेंशन के प्लान चल रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ दर एक्सपेंशन प्लान्स, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द पाइपिंग सिस्टम डिवीजन विल रीच 7,80,000 मेट्रिक टन पर एनम फ्रॉम 6 लाख मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है। तो अभी ये लोग की क्षमता जो है कि ये लोग 6 लाख मेट्रिक टन का ये लोग काम कर सकते हैं, बट ये लोग ऑलरेडी इसको बढ़ा के क्या कहते हैं, 7,80,000 मेट्रिक टन की बढ़ाने का ये लोग अब कैपेसिटी ये लोग का सोच रहे हैं। ठीक है। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है, कि ये लोग ने 30% का ये लोग का रेवेन्यू जो है, सॉरी 30% का ये लोग का जो अपना कैपेसिटी ये लोग वो बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो अगर 30% का ये लोग कैपेसिटी बढ़ाने का सोच रहे हैं, मतलब डेफिनेटली लोग 30% का ज़्यादा माल बेच पाएंगे, और डेफिनेटली लोग का प्रॉफिट और बढ़ सकता है। ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अभी अगर एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो ऑलरेडी ये लोग के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्मूथली चल रहे हैं, जैसा कि ये लोग ने लिखा है कानपुर में, तमिलनाडु में, मालनपुर में। और ये जो Q4 है, तब तक ये खत्म हो जाएंगे FY 2024 के। ठीक है। महाराष्ट्र में भी ऑलरेडी ये लोग का चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो लोग ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी करा है, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। ठीक है। यानी कि दूसरी कंपनी को लोग ने खरीद लिया है। कौन सी कंपनी? पार्वती एग्रोप्लास्ट का। ठीक है। जो ये लोग ने 151 करोड़ में खरीदा है, जिसका ऑलरेडी कैपेसिटी ये लोग का 36,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पर हम लोग है ना, पहले हम लोग कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग है ना चार्ट्स देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये ऑलरेडी जो ये जो हम लोग की वेबसाइट है स्क्रीनर, इसके ऊपर जो नीचे मैंने काफ़ी बारी आपको बताया कि कौन कॉल जो सबके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो उधर से मैंने डाउनलोड करा है। ये कंपनी ने खुद ही पब्लिश करा था, या तो आप BSE की वेबसाइट पे भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप देखोगे की सेगमेंट ये लोग का Q2 FY 25 का, तो सबसे ज़्यादा ये लोग का जो सेल्स है वो प्लास्टिक पाइप्स में ही आ रहा है। ये देखो, जो लाल वाला है वो 24 का है, और जो ब्लू वाला है वो 25 का, तो उसके अंदर ऑब्वियसली ग्रोथ है। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सब में ग्रोथ है। इसके अंदर लाल वाला 24 का है, और ये जो पर्पल वाला जो कलर है 25 का है। प्लास्टिक पाइप्स में रेवेन्यू कम हो गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लगभग उतना ही है। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में बढ़ गया अच्छा खासा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी उतना ही है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में ना अभी मतलब वो हो गया है ना, क्या कहते हैं, जोमेटो सब भी अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं। वो लोग अपना क्या कहते हैं, जैसे 10 रुपये वो लोग का अभी ये हो गया, प्लेटफॉर्म फीस जो सब हो गया। अमेज़ोन वो सब है, फ्लिपकार्ट सब है, वो लोग भी पैकेजिंग वो सब मांगते हैं। तो डीमार्ट्स वो सब है, जितने भी जो कंपनी है वो लोग अपना मार्जिन बढ़ाएंगे, तो क्योंकि ये लोग अपना क्या कहते हैं, लोग ने अपना मार्जिन बढ़ाया होगा, तो इसके लिए वो लोग ने भी अपना मार्जिन बढ़ाया होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कल को मान लो कि अगर जोमेटो को एक जो ये है जो टिफ़िन है, जो लोग का कटलरी है, वो ये लोग को मान लो फॉर एग्जांपल 5 रुपये में मिलता रहेगा जोमेटो को। तो अभी अगर सुप्रीम बोलता है कि नहीं भाई, हम लोग को 5 रुपये में नहीं, हम लोग आपको 7 रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ पर 2 रुपये मार्जिन बढ़ गया। मतलब सुप्रीम ने वो लोग से 2 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज कर रहे हैं। तो वहाँ पर जोमेटो भी मान लो पहले हम लोग को 8 रुपये चार्ज करता था प्लेटफॉर्म फी, तो उसने भी 2 रुपये बढ़ा दिया, कि बोले भाई मुझे यहाँ से 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो मैं वो 2 रुपये का नुकसान नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इधर कस्टमर से 2 रुपये का वो लूँगा, क्योंकि वो लोग को मालूम है ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट तो चल रहा है। ठीक है। तो वो बात हो जाती है।
अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में भी अच्छा खासा आप देखोगे प्लास्टिक पाइप में अच्छा खासा ये लोग का मेजर, क्योंकि जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि 65% ये लोग को धंधा इधर से ही आता है, तो ये तो वो लोग का मेजर चंक ही रहेगा। बट अगर आप देखोगे ग्रोथ ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में, मतलब ग्रोथ एक्चुअली सारे सेगमेंट में थोड़ी सी कम हो गई है। प्लास्टिक एंड पाइप्स में भी Q2 FY25 में भी कम हो गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हो गया है, पैकेजिंग में पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में अगर आप यहाँ देखोगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, बट पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो कम हो गया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं उसी के आसपास चल रहा है, ठीक है। और ये हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है, कि 6 महीने के हिसाब से कैसा चल रहा है वो इधर स्प्लिट बताया, आप वो जाके देख सकते हो, आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नीचे आपको लेके जाऊँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप ये इधर देखोगे ना, ये देखो प्लास्टिक सिस्टम, ये लोग बिजनेस वर्टिकल्स कैसे, प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ तो आप देखोगे प्लास्टिक पाइप में क्या क्या अलग बेचते हैं, प्लम्बिंग वाला सामान हो गया, वाटर टैंक हो गया। वाटर टैंक अगर आपने काफ़ी सारे बिल्डिंग के ऊपर ऐसी टाँकी देखी होगी सुप्रीम की, ठीक है, सुप्रीम, सिंटेक्स, ये सब की टाँकीज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिख जाएगी। ये ऐसे जो बात, मतलब जो आपके नल वल के जो सामान वामान रहते हैं वो सब हो गया, फायर प्रोटेक्शन हो गया, ये सब कुछ जो लोग प्लास्टिक पाइपिंग के सेगमेंट में आता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखोगे ये जो ऐसे स्टोरेज जो सब होते हैं, चेयर्स होती है, टेबल होते हैं, ये सब कुछ ये लोग और ये सब बेचते हैं। ये देखो बैरियर फिल्म्स, एडिबल ऑयल फिल्म, ये स्मार्ट पिल लीडिंग फिल्म्स, ठीक है। तो ये सब भी ये लोग का कंज्यूमर वाले में आ गया, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। परफॉर्मेंस पैकेजिंग फिल्म जो सब आप देखोगे इधर, जो ये रेन वाटर सब पता है, ये सब मालूम है, क्रिकेट मैच सब हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर भी ऐसे ये आते हैं, प्लास्टिक आते हैं, काफ़ी लोग चौल में अगर हम लोग रहेंगे तो छत के ऊपर ऐसे प्लास्टिक लगाते हैं, ताड़पत्री जिसको कहते हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं ये लोग बनाते हैं, वो लोग का काम है सब बनाने का, ठीक है। ये देखो ऐसे सब लैमिनेटेड ये सब बनाते हैं, ये छोटे बच्चे लोग के जो टॉयज सब रहते हैं, तो ये सब चीज़ भी बनाते हैं। ये योगा मैट जैसा एक चीज़ है, तो ये सब भी लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा था आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, पैनासोनिक, टाटा, ये लोग सब लोग इस लोग के पास क्यों जाएंगे, कि ये लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का भी ऐसे प्लास्टिक्स भी ये लोग बनाते हैं कि भाई जो जो दूसरी कंपनियों को काम आएंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, अमेजोन, सॉरी, पैनासोनिक, टाटा, ये लोग सब लोग अपना जो मशीन है वो लोग वो बनाएंगे, बट जो उसका जो ढांचा है, ठीक है, कि वो लोग को जो इंजन है, जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी का जो कवर है उसके अंदर ही उसका इंजन लोग ने असेंबल करके रखा है ना, तो गाड़ी का जो ऊपर का जो ये है, क्या बोलते हैं, जो स्किन है, वो ये लोग बना के दे देंगे वैसा है। तो जैसे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसका टेक्नोलॉजी पैनासोनिक का, टाटा का, वो लोग सब लोग का रहेगा, बट जो उसके ऊपर का जो कवर है, जो बॉडी है, वो ये लोग उनको दे देते हैं कि भाई ये लोग हमने तुमको दे दिया, अभी तुम इसके ऊपर बनाओ, वैसा है। फिर डस्टबिन हो, सभी ऐसे वाले डस्टबिन भी आपने काफ़ी ज़्यादा जगह देखे होंगे। इस क्रेट की मैं बात करूँ तो आप सब्जी मंडी जाओगे तो आपको ऐसे क्रेट्स सब मिलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे लोग सिलेंडर्स जो सब भी आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप इधर देखो कि इंडिया में कितने ज़्यादा लोग के प्रेजेंस हो, सब है, सब कुछ इधर दिया गया है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप PPT सब भी आप डाउनलोड करके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं फटफट से। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 12 to 12.6% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाएंगे तो आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस पे 2013 पे 3400 करोड़ की सेल थी, अभी बढ़कर वो 10,134 करोड़ की सेल हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 530 करोड़ के आसपास की थी, अभी वो 3 गुना होकर 1550 करोड़ के आसपास की हो गई है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था, अभी वो घटकर 15% हो गया है, बट मोटा मोटी वो लोग 15-16% के आसपास ही खेल रहे हैं। आप देखोगे 2021 में तो 20% भी हो गया था, और 2023 में तो 13% पे भी हो गया था, बट वो लोग ने, अच्छी बात यह है कि 13% से वो लोग वापस 15% पे आ गए हैं, ठीक है, वो 13% पे कॉन्सेंट नहीं रहे। तो कंपनी को डेफिनेटली अपना प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो खेलने और उसको बैलेंस करने आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 2013 में ये लोग का जो नेट प्रॉफिट था, यानी कि जो पैसा एकदम कंपनी के जेब में आया, सब कुछ इंटरेस्ट सब कुछ देने के बाद, टैक्स वैक्स देने के बाद, तो वो था 270 करोड़ 2013 में। अभी वो सीधा 5 गुना हो गया है, 4 गुना एक्चुअली, 1016 करोड़ के आसपास हो गया, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर पहले 21 रुपये का था, 21.5 रुपये का, अभी एग्जैक्टली 80 रुपये हो गया। डिविडेंड पे आउट भी पहले 35% था, अभी 38% हो गया है। तो डिविडेंड पे आउट भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट ही होने का, ऑन एन एवरेज 35 से 40% के आसपास ही रहे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से। तो 10 साल के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 12%, 5 के हिसाब से 13, 3 साल के हिसाब से 17% चल रहा है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग एवरेज के हिसाब से पकड़ेंगे तो 14 से 15% के आसपास लोग का सेल्स ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल के हिसाब से 14%,
5 साल के हिसाब से 19%, 3 साल के हिसाब से 7%। तो डेफिनेटली पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है कंपनी की, बट मोटा मोटी 10% के आसपास का लोग का प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉक प्राइस की अगर बात करेंगे तो 10 साल पे 22%, 5 साल पे 33%, पिछले 3 साल में 28% और 1 साल में 11% का ग्रोथ मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर दिख रहा है हम लोग को। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो मोटा मोटी 24 से 25% तक ये लोग 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से चल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देख के तो मुझे कंपनी में मज़ा ही आ गया, सच कहूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिजर्व्स आप देखो, सबसे पहले तो 777 करोड़ के रिजर्व्स थे 2013 में, और उसके अगेंस्ट में बोरोइंग्स देखो 470 करोड़ की बोरोइंग्स थी। ठीक है। अभी हम लोग 11 साल बाद देखते हैं 4,500 करोड़ के आसपास के, 4,640 करोड़ के आसपास के लगे रिजर्व्स है, और बोरोइंग्स देख लो आप, सिर्फ 70 करोड़ के, सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ के। मतलब अगर ये पूरे 70 करोड़ भर भी देंगे ना, तो भी लगा 4,500 करोड़ से ज़्यादा पैसा रहेगा। समझ रहे हो तुम, इतना ज़्यादा ये लोग के पास पैसा पड़ा हुआ है। तो लगी बोरिंग, इसके लिए तो ऊपर लिखा गया था कि भाई कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, और इसके लिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया और मैंने थंबनेल में भी यही मेंशन करा कि डेट फ्री कंपनी है। मतलब ऑब्वियसली डेट है, 70-75 करोड़ रुपए डेट है, बट उसके अगेंस्ट में कंपनी का 4,700 करोड़ है भाई। समझ रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर 4,700 रुपये, ठीक है, और तुमको किसी को उधारी देना है 75 रुपया या 100 रुपये भी मान लो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा दिक्कत की बात तो नहीं होगी ना, तुम तो उसको देके ख़त्म कर सकते हो। तो तुम कर्ज मुक्त हो ऑलरेडी। ठीक है, इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अभी अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करेंगे तो नेट कैश फ्लो ऑलरेडी पॉजिटिव में चल रहा है, 441 का काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से भी कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेंगे हम लोग। डेटा डेज है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली पहले 20-21 दिन के रेंज में था, अभी वो घटकर 18 दिन पे आ गया है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इन्वेंट्री डेज 76 डेज से बढ़कर वो 101 दिन, 107 दिन भी हो गया था, वापस वो 70 दिन के आसपास हो गया, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है। मैं यूजुअली कहता हूँ 45 to 60 डेज़ के बीच में होना चाहिए, बट 60 डेज से भी ज़्यादा भी एकदम ज़्यादा दूर नहीं है वो। अगर 100 दिन का अभी भी होता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती थी, बट 75 डेज तक भी है तो भी ठीक ठाक सा नंबर है, इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है। डेज पेबल भी मैं हमेशा 45 to 60 डेज़ का ही बोलता हूँ, तो ये भी उसी के रेंज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। आर हम लोग ने जैसा कि ऑलरेडी देखा था कि 31% के आसपास का कुछ चल रहा था, अभी भी आप देखोगे तो वही रेंज में है, 30 के रेंज में, मतलब एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किधर 24 हुआ है तो किधर 41 भी हुआ है, किधर 37 भी हुआ है, बट एक एवरेज देखेंगे हम लोग तो 30 से 32 के रेंज में ही चल रहा है। अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर देखा था, ये ईयरली टाइम फ्रेम पर मैंने सेलेक्ट करा हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे प्रमोटर्स के पास 2017 में 50% से भी कम की होल्डिंग्स थी। DIS के पास, सॉरी FIS के पास 10.5% था, DIS के पास 18% के आसपास था, और पब्लिक के पास 21% है, यानी कि 80% से कम की शेयर होल्डिंग पैटर्न थी FIS, DIS और प्रमोटर्स के पास, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं था 2017 में। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कंपनी के पास, FIS के पास और DIS के पास कम से कम 80% के ऊपर, 85% के आसपास में होल्डिंग्स होनी चाहिए, और पब्लिक के पास 15% या उससे कम में होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है तो वो अगर रेशियो 75-25 रहेगा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 80% के ऊपर अगर FIS के पास, DIS के पास और प्रमोटर्स के पास है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 2017 में 10.5% से FIS ने बढ़ा के 26%, ऑलमोस्ट 26%, यानी कि 16% के लोग ने होल्डिंग्स बढ़ा दी है। डेफिनेटली DIS ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी है, 7%, लगभग 7% लोगों ने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी है। बट वो जो 6% है, सॉरी, जो इधर 16% का जो गेन है वो 7% DIS ने बेचा है, तभी जाके FIS ने खरीदा है। ठीक है। प्रमोटर्स ने ऑब्वियसली अपना लगभग 1% का होल्डिंग्स कम किया है, बट सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, जहाँ पर पब्लिक के पास 21.5% की होल्डिंग थी, अभी वो घटकर 14.5% की होल्डिंग्स आ गई है। तो यानी कि 7% होल्डिंग्स पब्लिक के पास से वो गई है FIS के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, क्योंकि पब्लिक अगर अपना माल बेच रही है और अगर FIS खरीद रहा है, डेफिनेटली FIS पैसा बनाने के लिए बैठा है, और वो लोग को कंपनी में कुछ तो ऐसा दिख रहा है जिधर वो लोग अपनी होल्डिंग्स कॉन्स्टेंटली लोग बढ़ा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि अभी ये सितंबर क्वार्टर ख़त्म होने तक FIS के पास 26% की होल्डिंग्स थी, हो सकता है कि ये
साल ख़त्म होने तक, मतलब और 2-3 क्वार्टर होने के बाद शायद वो होल्डिंग्स और बढ़कर 28 से 30% की भी हो सकती है, नो डाउट। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 1.5 साल में ही, ठीक है, सेप्टेम्बर मार्च 2023 में ये लोग के पास 18% था, मार्च 2024 आते आते 6% लोगों ने 6.5% होल्डिंग बढ़ा दी, और अभी एक क्वार्टर के अंदर ही और 1-1.5% लोगों ने होल्डिंग्स अपनी बढ़ा दी है। तो डेफिनेटली एफ आई एस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 3 साल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 9% था 2021 में, और मार्च, अगर हम लोग मार्च टू मार्च के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो भी 25% हो गया भाई। समझ रहे हो, 9% से 25%, ऑलमोस्ट 3 गुना लोग ने अपने होल्डिंग्स बढ़ा दी। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली एफ आई आई इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। डी आई ने डेफिनेटली अपनी होल्डिंग्स कम की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बट डी आई माल बेच रहा है तभी जाके एफ आई खरीद रहा है। तो बड़े प्लेयर्स को ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि मैं कभी ये आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। कोई भी स्टॉक का, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, बुरा स्टॉक हो, जो भी हो, या आईपीओ के जो भी वीडियोस में बनाता हूँ, कोई भी मैं कभी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बस मेरा ये मोटिव है कि आप लोगों को समझ में आए कि क्या क्या एनालिसिस करते हो, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ऊपर से देख लोगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करके देख लो कि प्रमोटर होल्डिंग 48.8% है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। वैसे हम लोग को चार्ट्स को एनालाइज या कंपनी को एनालाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही मेट्रिक पे आप कोई भी कंपनी को या कोई भी चार्ट को आप जज नहीं कर सकते। आपको उसके साथ साथ और 10-15 चीज़ें देखनी पड़ती है कंपनी को एनालाइज करते वक्त। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और नोटिफिकेशन की घंटे भी बजा दो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।